क्योंकि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता। दूसरी बात, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है? अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य होने से एक खास बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अपने कल पिछली क्लास में फ्राइडे को आपने लिखा था कि आवृत्ति के परिसर के आधार पर ध्वनि तरंग को कितने भाग बांटे थे? 3 भाग। कोई हमें कुछ दिखाने वाले थे, तू तो दिखा दी तो तुम्हारी बात को कैंसिल कर दिए। और कोई दिखाने वाले थे कि सर आपने कहीं कुत्ता बिल्ली वाला कोई दिखा, आप ही तो बोल रहे थे ना। कौन इधर बोल रहा था? इसमें से कोई था एक? तू ही था, खड़ा हो। हाँ, तू ही ने बोला था। वो कहाँ है? हाँ, और इसमें कोई पहले, तुम तो पहले क्लास की थी ना ध्वनि का? दिखाओ, कॉपी दिखाओ तो। है पहले वाली कॉपी है ना? पहले वाले किसी के पास है? तुम्हारे पास तो होगा, लाई हो? कोई ऐसे बच्चे हैं जो लाए होंगे पहले वाला? नहीं है? हाँ, TRE1 वाला। छोड़, नहीं देख, मिसिंग होगा तो उसको सुधारना पड़ेगा ना। सुधार तो सुधरा हुआ था, तू सुधारी क्या? तुम्हारा तो पहले से सुधरा हुआ था। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, आपने लिखा था ऑडिबल, श्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग और प्रश्रव्य। अवश्रव्य तरंग को कोई नहीं सुन सकता, मानव भी नहीं सुनेगा, ना जानवर बिल्ली कुछ नहीं सुनेगा। किसको सुनेगा? प्राश्रव्य तरंग को। कुत्ता बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, हाथी, किसको सुनेगा? बच्चा बार बार गलती करके आ जाता है, आप भी गलती करके आओगे तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? बार बार बोलते हैं कि मानव नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है? 2 cm से लेकर के 2.5, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हाँ, तो ये सब गलती नहीं करना। बार बार पढ़ा देते हैं, पूछा जाता है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी कितनी है, तो सब मार के आ जाता है 25 cm। नहीं, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। TR1 में बार बार क्वेश्चन करने के बाद भी 90% बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट वहां एक बार पढ़ लो तो कौन कौन ध्वनि हो गया था? प्राश्रव्य हो गया। एक बात ध्यान देंगे, कोई भी डिजीज हो, जैसे कैंसर का इलाज हो रहा है या अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो नाम है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव वहां भेजा जाएगा। गठिया रोग में यूरिक एसिड जम जाता है यहाँ पे, ठीक है ना? ये यूरिक एसिड जम गया, जहां जहां लिगामेंट्स है, ऐसे करके ज्वाइंट बोन है, वहां वहां यूरिक एसिड जम गया, तब वो जो सीमेंट हो गया और दोनों बोन को क्या कर देता है? वो जोड़ देता है। जोड़ देता है तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो दर्द होगा, कष्ट होता है उसमें। तो गठिया रोग है, उसको इलाज में, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, उस सब के भी इलाज में हम लोग किसका यूज करते हैं? प्राश्रव्य। जैसे दांत को निकालना है, दांत के निकालने में भी दर्द ना हो, ब्लड ना निकले, वहां भी प्राश्रव्य तरंग का उपयोग है। कुछ पूछे हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में किस तरंग का प्राश्रव्य? पूछेगा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किसका? कुछ नहीं बूझने आता है, सीधे प्राश्रव्य तरंग मारेगा। ठीक है। दूध में बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। घड़ी के महंगे घड़ी के पार्ट पुर्जे को साफ करने में भी प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? ऊपर हेडिंग दे दो, प्राश्रव्य तरंग के उपयोग।
तीनों तरंग पढ़ा दिए थे ना। चलिए, हेडिंग है पराश्रव्य तरंग के उपयोग। आपको तो यूट्यूब पे दे दिया गया था ना, चैनल पे, पिछली क्लास का तो दिया हुआ है ना। पराश्रव्य तरंग के उपयोग, पहला कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर को नष्ट करने में, तीसरा है गठिया रोग के इलाज में, चौथा है रुधिर रहित, रहित माने क्या होता है, ना निकले, रुधिर रहित दांत को क्या करने में, निकालने में। पांचवा है दूध में उपस्थित जीवाणु को, जीवाणु माने बैक्टीरिया को नष्ट करने में। ठीक है, इटिशी। इन सभी रोगों में नहीं था, कॉपी लाओ, पीछे वाला TR1 वाला कॉपी दिखाओ जिसमें हमने कुछ मिसिंग कर दिया है। देखा था दोबारा, मिसिंग है कि सही है? नहीं, पिछली क्लास में बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने कुत्ता बिल्ली वाला बात में अपस्रव तरंग में लिखा है, हमने तो प्राश्रव्य तरंग में लिखा होगा। चलो ठीक है, एक बार चेक करके देखना जरूरी, उसी दिन बोले थे कॉन्फर्म करके, अगर मिसिंग होगा तो उसको सुधार कर लेना है। 2-3 बार देख लिए थे, सही है, गलती हम नहीं ना किए हुए थे। अरे मिसिंग होगा तो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। थोड़ा सा में क्या लिखा हुआ था वहां पे, कॉपी जब तक नहीं दिखाओगे तब तक हम बात किसी की नहीं मानते। तो प्राश्रव तो सुनबे करता है, हम तो अभी लिखाए थे, बात हो रही थी अपस्रव की ना, प्राश्रव में तो है। हमने बोला था अगर अपस्रव में लिखा दिए तो दैट इज नॉट द मिस्टेक, दैट इज द ब्लंडर। उसने भी बोले थे मैंने, दैट इज द, जैसे मैं बोल दूं ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस में कहीं कहीं लिखा देते रहते टीचर मीथेन गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिखाते रहते, किसी किसी बुक में रहता है, दैट इज द रॉन्ग, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। मैंने लिखाया था मीना का जलवा, 4 ऑप्शन 5 में, तो याद रखना पड़ेगा सर क्या बोल रहे हैं, काफी ऑथेंटिक रहता है आंसर मेरा, तो ध्यान पर रखिएगा, काफी सत्यता के साथ वहां लिखाए रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ आकर के बोल देते हैं वो आंसर, ऐसा नहीं, कई बार रिपीट करते हैं, देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, सर्च करते हैं बुक से, तब उसके बाद फाइनलाइज करते हैं। हाँ, बाय द वे टंग स्लिप हो जाए, वैसे टंग स्लिप जल्दी नहीं करेगा, वह एज नहीं आया है अभी कि टंग स्लिप कर जाए। चलिए, क्या लिखा, तो लिख लिया ना, ये सभी ए लड़का, दूसरा और लिख लो, और 6ठा पॉइंट लिख लो, समुद्र की गहराई मापने में भी समुद्र की गहराई मापने में भी
किसका यूज किया जाता है? वेरी गुड। चमगादड़ भी क्या उत्पन्न करेगा? प्रश्रव्य तरंग। लिख लो चमगादड़, नोट में लिखो चमगादड़ प्रश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ कौन सी तरंग? प्रश्रव्य तरंग। चमगादड़ किस में आएगा? प्रश्रव्य तरंग में। चलिए आगे बात करूं मैं, चले। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा यहां पर मुद्दा था बताने का, पूछो टांग टांग पूछ दे, टांग तोड़ने में किसको करेंगे? कुछो पूछे, यूज जब ये पूछे तो क्या टिक मारोगे? प्रश्रव मानो, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड में प्रश्रव, अल्ट्रा नाम है साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए दूसरी बात हमारी बात करते हैं। आपने देखा कि ध्वनि की जो विशेषता थी उसमें एक पहली विशेषता ध्वनि का वेग था, उसमें विशेष रूप से बात करते हैं हम लोग। ऊपर हेडिंग दे दो, एक और नोट नीचे में लिखो, नोट एनओटी नोट, सेकेंड नोट, नोट लिखो। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। लिख लो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए इसमें ध्रुवन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? ध्रुवन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की घटना किसमें होगा? प्रकाश में होगा। क्यों? प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। चलिए सेकंड नोट में लिखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए इसमें ध्वनि एक कैसी तरंग है, इसलिए इसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। बहुत वाइटल क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या देख देख के लिख रही है उधर? अभी तुमको खड़ा करते, रुको। अब तो तू खड़ा हो ही जाएगा। क्या लिखा? प्रकाश ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए इसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। कोई कंफ्यूजन? स्टैंड अप। ध्वनि के आयाम, ध्वनि का जो आयाम है, माध्यम के बदलने से आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एम्पलीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाली खाती है, आराम से सोई रहती है। 5 केजी तो खाती होगी 10 बार में, है? पिछली क्लास में पढ़ाए ना आयाम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए। करोगे बताओ, आयाम के बारे में बताइए क्या होगा। ध्वनि के आयाम पर, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आयाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़कियां में कौन बताएगी? आप बताइए इधर से। हाँ खड़े रहो, दोनों 2 घंटा खड़ा रहेगा। हाँ वेरी गुड, जोरदार ताली के साथ स्वागत है। या तो घट जाएगी, आना तो अपरिवर्तित रहे, कभी भी बढ़ने की संभावना नहीं है। बैठो। चलिए हमारा टॉपिक है ध्वनि की क्या चीज पढ़ना हम लोग को? वेग। ऊपर बैठक दे दो, ध्वनि का वेग। वेग लिखा रहे या ऑब्लिक में क्या रहेगा?
चाल, एक ही बात रहेगा, या वेग के संबंधित बात पूछे या चाल से पूछे, उससे कोई फर्क नहीं होगा। हमारे बच्चे एक बात ध्यान दें, आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक होगा ठोस में, लिखा दिया गया था, और सबसे कम गैस में और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। नहीं, पॉइंट करके पहली पॉइंट्स, ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। लिख लिए, ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, उसी में लिखो। ठोस में, उसी लाइन में, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होता है। जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य होती है। आगे बढ़े हम लोग। जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। फिर सेकेंड पॉइंट, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता माने इलास्टिसिटी तथा घनत्व डेंसिटी पर निर्भर करता है। क्योंकि V बराबर सूत्र होता है अंडर रूट E बाई रो। ये रो है, ऐसे घुमा करके रो। V बराबर E बट्टा रो। V बराबर E बट्टा रो, जहां E जो है प्रत्यास्थता है और रो जो है घनत्व है। ये रो है, रो माने घनत्व। So a speed of sound in a medium especially depends on two factors, that are the elasticity and the density of the mediums. With the increase of the elasticity, a speed of the sound also increases. With increase of the density, the speed of the sound is decreased. So especially there are two factors on which the speed of sound depends. Hello.
हेलो, बातें। अब इस फॉर्मूले को देखिए, आपको पता चल जाएगा। पढ़िए, क्या होगा बताइए। इसमें इलास्टिसिटी बढ़ने से क्या होगा? स्टैंड अप। बैठ जाइए आराम से। हम लोग यहां से एक फॉर्मूला को देखते हैं। पानी में मान लें कि हमारे पास दो माध्यम दिया हुआ है, माध्यम फर्स्ट, ये हमारा माध्यम फर्स्ट है, और ये माध्यम, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी मान लो आपस में क्या है? बराबर है। और इसकी इलास्टिसिटी E1 है और इसकी इलास्टिसिटी E2 है। E1 ज्यादा है किससे? E2 से। अब एक चीज बराबर है आपका, क्या चीज ज्यादा है? घनत्व तो ज्यादा है, बराबर है। तो आपको याद ध्यान देना है, अगर E बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रत्यास्थता किस माध्यम का ज्यादा है? पहले माध्यम का। तो पहले माध्यम में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। अब दूसरी बात है, यहां पर देख लो है कि जब ये माध्यम बदलेगा तो दोनों बदल जाता है, ई भी बदलेगा, घनत्व भी बदलेगा। तो आपको क्या किया जाता है? ई बाई रो का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, किसी का ई बाई रो निकाला तो 5 आया पानी के लिए, दूध के लिए निकाला ई बाई रो निकाला तो मान लो 6 आया, तो किसका वैल्यू ज्यादा है? दूध का। तो दूध का ई बाई रे ज्यादा है तो दूध में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। फर्स्ट यू फाइंड, आपको एग्जाम में 2-3 तरह से क्वेश्चन आएगा। सीधे पूछेगा कि माध्यम की प्रत्यास्थता बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्यास्थता बढ़ने से क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, क्योंकि आप जानते हो भी बराबर सर ने फॉर्मूला दिया है √E/, रो। बोलो E/, अगर प्रत्यास्थता बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता है। अगर माध्यम की घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगा, क्योंकि नीचे में बढ़ने से यह घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रत्यास्थता बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। और आपको दूसरा पूछेगा घनत्व बढ़ने से क्या होगा? घट जाएगा। और घनत्व घटने से क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब यहां से देखते हैं, ये आपका निर्वात है, जहां पे शून्य है, यहां पे कुछ नहीं है, निर्वात है। निर्वात की जो प्रत्यास्थता होती है वो शून्य होती है। बात नहीं करोगे? हैव यू एनी क्वेश्चन? देन यू कैन आस्क टू मी। हमसे क्वेश्चन डिस्कस करें। पहली बात यहां से पूछा, निर्वात की प्रत्यास्थता कितनी होती है? अब यहां देखो, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होगी? √E/रो, √0/रो, 0/रो रहेगा। आंसर कितना हो जाए? इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। बात समझ में आया? समझ में आ गया बात? अब यहां देखो, ये हमारा लोहा है, तो लोहा है और मान लो कि ये पानी है, तो लोहा की प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, पानी की प्रत्यास्थता कम होती है। तो लोहे में ध्वनि की चाल ज्यादा। ए लड़का, आपको ध्यान रखना, अगर दोनों चीज दिया हुआ है, अगर चर्चा कर दिया
ध्वनि की प्रत्यास्थता का भी चर्चा कर दिया और घनत्व का भी चर्चा कर दिया। उस स्थिति में ई बाई रो का मान निकालोगे, जिसका ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। जब एक का चर्चा कर रहा है, अक्षर एक का चर्चा करेगा, 99 बार कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में आपको सिर्फ इतना पूछता है। ये जब ये पूछेगा तो इंजीनियरिंग मेडिकल का क्वेश्चन पर पूछता है ई बाय रेशियो पे। बात समझ में आ गया? आपसे क्या पूछेगा कि प्रत्यास्थता का मान बढ़ने से ध्वनि की चाल के पार क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। माध्यम का घनत्व बढ़ने से क्या होगा? घट जाएगा। पूछेगा ई बाई रो का मान बढ़ने से क्या होगा? है, बढ़ जाएगा। ई बाय रो, ई बाय रो का वैल्यू 10 आया तो वेलोसिटी 10, ई बाय रो का मान 5 आया तो वेलोसिटी 5। बात समझ रहे कि बात? तो 3 तरीका है क्या करने का, पूछने का। आपको क्या पूछेगा? सिंगल सिंगल करके पूछेगा, डबल डबल करके पूछेगा तो आप जवाब देंगे। ई का मान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, रो का मान बढ़ने से घट जाएगा, और ई बाय रो का मान, ई और रो का अनुपात बढ़ने से बढ़ जाएगा। ई बाय रो का मान बढ़ने से बढ़ जाएगा, फाइनली बढ़े। चल लिख लिया जाए तो आपने क्या लिखा? नोट करके लिखो, पॉइंट करके। उसी में निर्वात की प्रत्यास्थता, निर्वात की प्रत्यास्थता, किसकी प्रत्यास्थता? निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होती है। निर्वात की प्रत्यास्थता क्या होती है? शून्य होती है, जिस कारण निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। ठीक है, चलिए। कोई कंफ्यूजन है? प्रत्यास्थता का मान बढ़ने से, नोट में लिखो, माध्यम की प्रत्यास्थता का मान बढ़ने से क्या लिखा? क्या लिखा? प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता का मान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तथा, हाँ, तथा लिखे, तथा माध्यम के घनत्व का मान बढ़ने से तथा माध्यम के क्या घनत्व का मान बढ़ने से ध्वनि की चाल घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक दे दो, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल। हेडिंग दे दो, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल। हेडिंग दो,
अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल। पानी भेजो ना। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल। नंबर 1, निर्वात में ध्वनि की चाल V बराबर 0। नंबर 1, निर्वात में ध्वनि की चाल V बराबर 0। सेकंड लिखो, दूसरा, खुश रहो। दूसरा लिखो, वायु में ध्वनि की चाल याद देखो 330 से लेकर 332 मीटर पर सेकंड। इसमें टिक मारो। ऑप्शन में ज्यादा कोशिश किसमें मारे करोगे? 332। तीन सौ 30 से लेकर के 332 क्या है? चमगादड़ है। अभी प्राश्रव तरंग बोले थे। ठीक है, फिर लिखो तीसरा, जल में ध्वनि की चाल लगभग V बराबर 1500 मीटर पर सेकंड। लगभग 1500 मीटर पर सेकंड। लिख लिया? आपको यही 3 को पूछेगा। अक्सर हवा पूछता है और पानी पूछेगा। ठीक है, चौथा नंबर में लोहा में ध्वनि की चाल। लोहा में ध्वनि की चाल लगभग 5100 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है सब? आगे बढ़े हम लोग। अब आपसे पूछे ज्यादा प्रत्यास्थता लोहा का है कि एल्युमिनियम का है? एल्युमिनियम का है। देखो 5100 के 6400 में जा रहा है, तो ध्यान में रखना इस सब बात को, छोटी छोटी बात को। चलिए आगे बात करते हैं। ऊपर हेडिंग दे दो, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग दो, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। इसका कितना पड़ जाता है? साउंड का सिस्टम कहां है? कौन कौन है इसमें साउंड का बताओ तो। वो भी ऊपर का है, ये भी है, वो तीनों साउंड है। ये किस लिए है? इसको बंद कर देंगे तो, बंद करो तो उसके बाद देखते हैं। अच्छा चलो आगे बात करें। क्या लिखा? यानी ध्वनि जो है किस किस बात पर निर्भर करेगा। यहां देखो, ये वायु है, ये पाइप है। पाइप है, यहां पर देख लोगे, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इस पाइप में वायु भरा हुआ है और यहां पर देख लो, अभी मान लो कि टेम्परेचर कुछ है 32 डिग्री सेल्सियस से मान लो।
अभी मान लो यहां से ध्वनि हमने शुरू किया, आवाज निकाला, साउंड शुरू कर दिया, तो 1 सेकंड में ध्वनि चला कितना? 332 मीटर। 300 कितना देर में? अब मान लो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ देर के बाद ये टेम्परेचर बढ़ गया, ध्वनि 1 सेकंड में कितना गया? टेम्परेचर कितना है? ध्वनि का टेम्परेचर नहीं, वायु का टेम्परेचर बढ़ गया। अब वायु का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यही ध्वनि 332.61 कितना मीटर चलेगा? कितना सेकंड में? तो 1 सेकंड में ज्यादा दूरी तय कर रहा है कि कम कर रहा है? कितना जा रहा? 0.61 से ज्यादा। यानी जब माध्यम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद रखना है, 3-4 चीज पर डिपेंड करता है। अभी आपने देखा कि प्रत्यास्थता बढ़ने से क्या होगा? चाल बढ़ जाएगी। घनत्व बढ़ने से क्या होगा? घट जाएगी। एक बात पढ़े, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा? आर्द्रता माने ये आर्द्रता मतलब वायु में जल की मात्रा, जैसे बरसात का मौसम है तो याद रखना है सिर्फ एक जगह घटेगा घनत्व में, और एक जगह दाब प्रेशर में नो चेंज होगा। दाब बढ़ाओगे घटाओगे नो चेंज। 2 चीज ध्यान रखना है, घनत्व बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो कोई प्रभाव नहीं होगी। बाकी कुछ बढ़े तू भी बढ़ जाना। टेम्परेचर बढ़े ध्वनि की चाल बढ़ गई, आर्द्रता बढ़े ध्वनि की चाल बढ़ गई, प्रत्यास्थता बढ़े ध्वनि की चाल बढ़ गई। बात समझ में आया? क्या घटेगा कब? घनत्व। कब नहीं घटेगा और न बढ़ेगा? इस बात को ध्यान, आपको 2 ही चीज पूछेगा, 3 चीज पूछेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा ध्वनि की चाल। आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से क्या होगा? ये 3 चीज आपसे पूछेगा, चौथा कुछ नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट टू बी नोटेड। पहला, ताप बढ़ने से, ताप तो आकर ताप 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 बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी लाइन में लिखो, यदि क्या लिखा? यदि वायु का ताप, क्या हो रहा है तुम्हारा समस्या? हमारा फोटो के बदला उस सर का फोटो दिखा रहा है। हाँ छोड़ दो ना, आने दो ना। यदि क्या लिखा? यदि वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में क्या? ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। तो ध्वनि की चाल कितना से बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। चलो, क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो कितना से बढ़ जाएगा? याद रखना है, ठीक है ना? तो विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एयर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आल्सो increases. If the temperature is increased by 1 degree Celsius, in that case the speed of sound is increased by the 0.61 meter per second. So you have to remember, with increase of temperature the speed of the sound also increases, but with increase or decrease of the pressure there is no effect of the speed
ऑफ द साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स, वायु में आर्द्रता का मान बढ़ने से, वायु में क्या चीज का मान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का मान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, क्या चीज का मान बढ़ने से, आर्द्रता का मान बढ़ने से क्या होगा, आर्द्रता का मान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, अब बताओ नेक्स्ट तीसरा पॉइंट्स, दाब बढ़ने से, तीसरा पॉइंट्स, दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात 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 ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात ज्यादा नहीं, खड़ा कर लियो। पर को यहां देखो, ये पाइप है, इस पाइप में वायु भरा हुआ है, ठीक है, और ये भी पाइप है, उतना ही बड़ा साइज का इसमें भी पाइप है, ठीक है ना। मान लो इसमें एयर ज्यादा ठूस करके पाइप भर दी हो, पंप लेकर के खूब भर दी हो, ठीक है, और इसमें लूजली भरी हुई हो, कम हवा है, तो इसमें भी ध्वनि की चाल वही, प्रेशर एयर है ना, तो इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर क्या है, ज्यादा, इसमें प्रेशर, तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रख रहे हैं इस बात। आगे बढ़ते हम लोग, ऊपर हेडिंग दे दो, ध्वनि के लक्षण, हेडिंग दे दो, ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण। लिख लो, ध्वनि के मुख्यतः तीन लक्षण होते हैं। ध्वनि के मुख्यतः कितने होते हैं, पहला तीव्रता, इंटेंसिटी, दूसरा तारत्व, पिच, तीसरा गुणता, क्वालिटी। there are three characteristics of the sound, that are the तीव्रता, तारत्व और गुणता। ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण, तीन, कौन कौन, पहला तीव्रता, दूसरा तारत्व, आपको दोनों यही पूछेगा एग्जाम में, ये पूछे न तो ये पूछे, ये आपसे नहीं पूछेगा। चलिए, नंबर एक, तीव्रता। पहला क्या लिखे, तीव्रता।
डैश। तीव्रता ध्वनि का वह, देखो कोई ध्वनि हमें तेज अथवा धीमी सुनाई देती है किसके कारण? जैसे हम कहते हैं खाओ, क्या हो रहा है, ये ज्यादा सुनाई दिया नहीं, तो धीमी सुनाई देना और तेज सुनाई देना डिपेंड्स ऑन द तीव्रता। बात समझ में आ गया? कोई ध्वनि हमें तेज अथवा धीमी सुनाई देगी उसके किस लक्षण के आधार पर? तो लिख लो, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि हमें तेज अथवा धीमी सुनाई देती है। लिख लो जल्दी। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि हमें तेज अथवा धीमी सुनाई देती है। लिख लिया? सेकंड पॉइंट उसी में, तीव्रता का मात्रक डीबी, डेसिबल या बेल। तीव्रता का मात्रक क्या लेगा? डेसिबल, डीबी या बेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, पॉइंट करके लिखते चलो। मनुष्य के अधिकतम, मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा 95 डीबी। मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा कितना होता है? 95 डीबी होता है। कितनी तीव्रता तक मनुष्य सुन सकता है? 95। उससे ज्यादा रहेगा तो सुनाई नहीं देगा, इससे अधिक उसी लाइन में लिखो 95 डीबी। तो डिग्री लिखी है तुम्हारा, डीबी बोलना है, डीबी, स्मॉल डी, स्मॉल बी, डीबी। मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा कितनी? 95 डीबी होती है। इससे अधिक की तीव्रता को मनुष्य नहीं सुन सकता है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। WHO के अनुसार WHO के अनुसार 45 डीबी की ध्वनि, 45 डीबी की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कानाफूसी के समय
कनफुसकी जो करते हो, कानाफूसी के समय ध्वनि की तीव्रता 15 से 20 डीबी। कानाफूसी के समय क्या ध्वनि की तीव्रता, चले आगे लेते। दूसरा लिखो तारत्व। नंबर 2 तारत्व, पिच। लिख लो, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें पतली अथवा मोटी सुनाई देती है। क्या होता है? पतली अथवा मोटी सुनाई देती है। पॉइंट करके दूसरा, तारत्व अधिक होने से, ध्वनि की तारत्व अधिक होने से तारत्व अधिक होने से ध्वनि पतली एवं तारत्व कम होने से ध्वनि मोटी सुनाई देती है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बंद कर लिया, बंद कर लेना। इंक्वायरी में समस्या साल से ना, ठीक सब ठीक। क्या लिखे? तारत्व अधिक होने से ध्वनि पतली और कम होने से, नेक्स्ट पॉइंट्स, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहां देखो, पॉइंट करके देखो, यहां पे आवृत्ति अधिक, तारत्व अधिक, तारत्व अधिक, ध्वनि कैसी होगी? पतली। कैसी होगी? पतली माने श्रील, सुरीली। और जैसे में लड़की, बिल्ली, मच्छर, कोयल, एटेसी। अल्लाह नहीं, आवृत्ति अधिक, तारत्व अधिक, तारत्व अधिक, ध्वनि पतली। जैसे किसका आवाज? लड़की का आवाज। लड़की का आवाज पतला होता है तो उसकी तारत्व अधिक है, जिस कारण आवाज पतली होती है। मच्छर का भी आवाज पतला होता है, बिल्ली का भी आवाज पतला होता है, कोयल का भी आवाज पतला होता है, गायक का भी आवाज पतला होता है।
लिख लिया? फटाफट लिखो लास्ट पॉइंट्स। आवृत्ति कम तो तारत्य भी क्या होगा? है? तारत्य कम तो ध्वनि फटा ढोल। ध्वनि मोटा, ध्वनि मोटा होगा तो लड़का होगा, फटा ढोल की तरह। लड़का, कुत्ता, शेर, एटसी। ठीक है, बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? चलिए, परीक्षा का डेट बदलेगा। रिजर्वेशन सिस्टम खराब हो गया है, तो शांति रहो, खड़ा हो जाओ। क्या गड़बड़ है बता दो? क्या रिजर्व? जैसे अकॉर्डिंग टू मी डेट मे बी एक्सटेंडेड। चलिए, वैसे आप अपनी तैयारी एग्जाम के डेट के हिसाब से करें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग में बॉयज में जिस लड़की का देखोगे एडम से एप्पल निकल गया, उसकी आवाज तो बिल्कुल फटा हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। उसका लैरिंग्स खराब हो जाता है, ठीक है ना, गैप ज्यादा हो जाता है। और जिसमें ये नहीं निकला हुआ है उसकी आवाज थोड़ी सी बचा रहता है, ठीक है। तो देख ले, लड़कियां लोग को तो निकलवे नहीं करता है, इसलिए दो लड़कियां गीत गाएगी तो पता नहीं चलेगा कौन गा रही है। तो अगर उस केस में क्या होता है, अगर दो लड़की का तीव्रता भी समान है, तारत्य भी समान है, फिर भी हम इधर घूमे रहते तो कह देते ये आवाज जो है ना सुनीता का है, ये गीता का है, ये बुधनी का है, ये किसी का है। कहते हैं कि नहीं कह देते हैं, क्वालिटी के आधार पर। तीसरा लिखो गुणता। गुणता, तीसरी पॉइंट गुणता। 3 नंबर में गुणता, क्वालिटी। चलिए क्या लिखा? गुणता लिख लो। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर हम जिसके आधार पर हम दो समान तीव्रता एवं तारत्य वाले ध्वनि में अंतर कर लेते हैं।
दो समान तीव्रता एवं तारत्व वाले ध्वनि में क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। एक क्लास लास्ट बच गया, छोटी सी एक क्लास, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे या हीट को। किसको? इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो हीट को टच कर। हम आपका टाइमिंग बदलने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन? 3:30 बजे करने वाले। हमारी बात को समझ, हमारे साथ भी कुछ समस्या है?